हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। पहला सवाल सुमित सर कहाँ हैं? तो आज किसी वजह से वो उपलब्ध नहीं हो पाए, तो उनकी जगह मैं आपके साथ ये डिस्कशन करूंगा ताकि हमारी कंटिन्यूटी बिल्कुल भी ना टूटे। आज के सेशन में हम 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल बात करेगा दुनिया के सबसे बड़े फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी के प्लान के बारे में जो भारत में शुरू होने वाला है। दूसरा बात करेगा पेस्टिसाइड मैनेजमेंट के बारे में और तीसरा ग्रीन इलेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान। ये यूपीएससी के सिलेबस के पेपर 3 का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है बफर स्टॉक और फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, तो बहुत रेलेवेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट एक कदम है ये, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ये? अब देखिए, भारत में ना दुनिया का लगभग 11% जो कल्टिवेबल लैंड है भारत में है और दुनिया की 18% जो जनसंख्या भारत में है। तो जो क्रॉप भारत प्रोड्यूस करता है उसमें स्टोरेज उसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम क्रॉप अपनी जो ग्रेन्स हैं उसको स्टोर नहीं करेंगे तो हम सब लोगों तक जो हमारी स्कीम्स है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, सब तक अनाज पहुंचाने की जो हमारी योजनाएं हैं वो क्रियान्वित कैसे कर पाएंगे। लेकिन भारत के साथ समस्या ये है कि इंडिया के पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। 45% तक इंडिया में कमी देखी जाती है, जबकि दुनिया के ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ अगर 100 किलो अनाज वो उनकी उपज अगर होती है तो वो 131 किलोग्राम तक वो अनाज स्टोर कर पाते हैं, यानी जितनी उनकी पूरे देश की ग्रेन की पैदावार है उससे ज़्यादा ग्रेन वो जमा कर लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? तो जब कोई युद्ध की स्थिति बनी तो वहाँ वो अपने ग्रेन से कभी शॉर्टेज नहीं होने देंगे, अपने देश में प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होंगी। फूड सिक्योरिटी की बात आती है वो पूरी होती है, किसानों के पास स्टोरेज की क्षमता होती है, तो ग्लोबल मार्केट्स में जब दाम बढ़ेंगे गेहूं या चावल के तब वहाँ से उनको बेचा जा सकता है, जिससे बहुत सारा पैसा भी बनाया जा सकता है। इसीलिए फूड स्टोरेज यानी ग्रेन स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लांट इंडिया में खड़ा किया। उसमें खास बात यह कि वहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर को फोकस में रखा गया। कोऑपरेटिव सेक्टर को क्यों फोकस में रखा गया? भारत में किसान बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, बहुत मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उनकी फार्म्स बड़ी नहीं होती, यूरोप से बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए किसानों से प्रोक्योरमेंट करना अनाज की और उसको एक जगह स्टोर करना, इसके अंदर केवल आप गोडाउन खड़े कर दें उससे काम नहीं चलेगा, आपको प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी, उनको ढंग से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को साथ लाकर तब काम करना पड़ेगा। तो इसको पूरा करने के लिए ये प्लान 2023 मई में भी शुरू हो चुका था, अप्रूव हो गया था कैबिनेट के द्वारा और 11 राज्यों में शुरू कर दिया गया है। ये किसके थ्रू? एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के थ्रू, जहाँ पर पैक्स का बड़ा रोल है। पैक्स मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब जानेंगे पैक्स क्या होता है। उससे पहले ये जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान है, किन किन मंत्रालय को लेके बातें की गई हैं? तो असल में 3 जो मंत्रालय हैं इनकी अलग अलग स्कीमों को इसमें कन्वर्ज किया गया है। 3 मंत्रालय कौन से हैं? पहला एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दूसरा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और तीसरा कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप नॉर्मल दिमाग लगाइए कि भाई किसानों के बारे में जो योजनाएं इन 3 मंत्रालय के अंदर आती हैं, तीनों को साथ लेकर से खड़ा करने की कोशिश है। 8 स्कीम्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जिसके अंदर मान लो अभी जो एग्रीकल्चर के आसपास कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड होता है वो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। फिर जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, जो हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की बात होती है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। तो ये जो स्कीम्स के तहत पैसा आता है उसकी बात हो गई, या फिर जो किसान संपदा योजना है, या जो फूड ग्रेन्स को हम सप्लाई करते हैं लोगों तक, जो उसका प्रोक्योरमेंट होता है, अनाज को जमा किया जाता है, लोगों से लेके अपने गोडाउंस तक पहुंचाया जाता है, ये अलग अलग मंत्रालय देखते हैं। तो इसको जब तक हम इंटीग्रेट नहीं करते तब तक ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। इसलिए इन 3 मंत्रालय के 8 स्कीम्स को कन्वर्ज कर ये प्लान खड़ा किया गया। उसमें सबसे बड़ा रोल निभाएगा कौन? तो पैक्स। पैक्स मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब ये पैक्स क्या होता है? तो नॉर्मली ना जो भारत की एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं गांव के लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, उन तक बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं होती हैं, जैसे लोन की हो गई, उनसे एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट की बात हो गई, कि भाई मार्केटिंग की बात हो गई, कौन देखता है वो? तो उन सबको देखने के लिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है, जो ज़मीन लेवल पर आकर, ग्रास रूट लेवल पर, गाँव के लेवल पर जाकर, ग्राम पंचायत लेवल पर जो लोन देना और रिपेमेंट की बात होती है, वो सब काम देखने का काम, जो मार्केटिंग का काम होता है ग्राम पंचायत लेवल पे, वो पैक्स ही देखा करती है। तो इसको साथ में लाकर इसके थ्रू हम बिल्कुल ग्राम पंचायत के लेवल पर जितने किसान हैं उन तक पहुंच पाएंगे और वहाँ से हम फिर
जो स्टोरेज है, जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ाकर उनसे प्रोक्योरमेंट भी कर पाएंगे और बेहतर लेवल पे हम अपने ग्रेन्स को स्टोर कर पाएंगे, ये कोशिश है। ठीक है, ये आप समझे मुख्य रूप से चीज़ क्या है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, भारत में दुनिया का 11% जो है वर्ल्ड का कल्टिवेटेबल एरिया है जहाँ पर खेती की जा सकती है, लेकिन दुनिया की 18% जनसंख्या भी भारत में है, तो उसको खिलाने के लिए आपको बहुत सारा स्टोरेज चाहिए। ऑलरेडी इंडिया में जो कैपेसिटी है अभी वो है लगभग, जो हमारा प्रोडक्शन होता है फूड ग्रेन का वो होता है 311 मिलियन मेट्रिक टन्स का, लेकिन जो हमारी कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज है वो केवल 145 MMT है, यानी हमारे पास अभी भी 166 मिलियन टन्स का हम जो मेट्रिक टन्स का जो स्टोरेज है वो नहीं कर पाते। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 131% तक जो उनका प्रोडक्शन होता है, अगर 100 किलो अगर वो फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं तो 131 kgs तक वो उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन भारत अगर 100 किलो उत्पादन करता है तो केवल 47% तक ही, 47% भारत में स्टोर कर ही नहीं सकते आप, वो शॉर्टफॉल है। यानी आप केवल 53% इतना ही अनाज आप स्टोर कर पाते हैं, बाकी अनाज आपका स्टोर नहीं हो पाता। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आई ग्लोबली तो भारत के पास क्षमता नहीं है कि स्टोर कर पाए, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको स्टोर किया जाए। अब दिक्कत ये आती है जब भी स्टोरेज की बात आएगी तो पहले किसानों तक पहुंचना, किसानों से चीज़ों को प्रोक्योर करना, वो चीज़ है। दूसरी, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना जहाँ पर आप उसको स्टोर कर पाएँ, और तीसरा, ये सस्टेनेबली होता रहे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो कोशिश है वो ये है कि भारत की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिन्हें हम सहाकार कहते हैं, उनसे इसको पुश किया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था सबसे पहले कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो यहाँ हम सहकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, यानी अलग अलग किसान जो हैं छोटे लेवल पे जो कोऑपरेटिव्स भी रन होते हैं, इन सबको साथ लाकर हम इस प्लान को एक्शन में ला सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो ऑलरेडी हमारे सीड्स हैं, क्रॉप्स हैं, उसको हम ढंग से स्टोर कर पाएंगे, और प्लस जो हमारा सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत सबके पास सब्सिडाइज प्राइसेस तक खाना पहुंचता है, लगभग 85 करोड़ लोगों तक खाना सब्सिडाइज रेट तक जो ग्रेन्स मिल रहा है पहुंचता है, तो वो पहुंच पाएगा। और बिना जो हमारे गोडाउन्स हैं, जो हमारा सप्लाई सिस्टम, उसकी जो कमी है उसको भी हम दूर कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में जो रिक्वायरमेंट है, जो फूड का प्रोडक्शन होता है, वो कहाँ ज़्यादा होता है ग्रेन्स का प्रोडक्शन, जिसमें आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन एरियाज़ में सर्वाधिक आप देखो प्रोडक्शन होता है। लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर आपको सर्वाधिक मात्रा में जो लोगों तक फूड सप्लाई पहुँचती है, वो राज्य हैं आपके बिहार, ईस्टर्न यूपी, झारखंड। तो इन राज्यों में आपके पास डेफिसिट है, यहाँ पर आपको चाहिए होता है अनाज पहुँचाना, और इन राज्यों के पास सरप्लस जहाँ मैक्सिमम उपज होती है। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है यहाँ से यहाँ तक जाने का, जो स्टोरेज कॉस्ट है कि कितना वो अनाज सही तरीके से रख पाते हैं, उसमें बहुत सारा लॉस होता है। तो भारत के जो साउथ के राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, वहाँ 90% तक जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो भी उपज होती है उसमें 100 किलो अगर उपज होगी तो 90% तक उसको स्टोर किया जा सकता है। लेकिन नॉर्थ के स्टेट्स में 50% से भी कम है कैपेसिटी स्टोरेज की, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये डेफिसिट जो है इसको भी हमें कम करना पड़ेगा ताकि बेहतर तरीके से एक रीजनल स्टेबिलिटी इंडिया में बन पाए। अब इसमें आप कंफ्यूज हों, इससे पहले इस बात पे आते हैं कि क्या कोशिश थी कि भाई एग्रीकल्चर लेवल पे आपको मान लो हायरिंग करनी पड़ेगी, गोडाउन बनाने पड़ेंगे, आपका जो ऑलरेडी जो फेयर प्राइस शॉप है, जो PDS शॉप है, वो जहाँ जहाँ है उसके आसपास ही अगर आप प्रोक्योर करके किसानों से अनाज वहाँ जमा कर पाओ, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे अगर आप डिसेंट्रलाइज तरीके से ही चीज़ों को स्टोर कर पाओ, ग्रेन्स को स्टोर कर पाओ, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप स्टोर कर पाओगे। अगर आप कोशिश करोगे कि हम अनाज उठा के एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक राज्य की राजधानी में, मान लो हम बात करें चंडीगढ़ में, लखनऊ में, पटना में, इन जगहों पर प्रोक्योर करके हम बड़े बड़े गोडाउन्स खोलेंगे तो वो बहुत मुश्किल काम है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप माइक्रो लेवल पे ऑपरेट करो। इसीलिए पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का रोल आता है, जो माइक्रो लेवल पे, ग्राम पंचायत के लेवल पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके वहाँ पर गोडाउन बना के वहाँ हायरिंग करके वहाँ चीज़ों को एलोकेट कर पाओ। हालांकि अभी जो ये स्कीम बड़ी सी लेवल पे लॉन्च की गई है, इसके लिए कोई अलग से बजट नहीं बनाया गया, बजट में अलग एलोकेशन नहीं की गई, लेकिन जो ऑलरेडी स्कीम्स हैं उनको साथ लाकर, जो 8 स्कीम हमने डिस्कस की, उनके तहत जो प्रोविजंस है उसका इस्तेमाल करते हुए हम आप इसको ढंग से यूटिलाइज करना चाहते हैं। अभी जो
इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन देखने वाला है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है NCDC, वो ऑपरेशन में लाएगी विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड हो गया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो गई, आपका नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन NBCC हो गई। तो अब पहली बात, ये अलग अलग FCI वगैरह क्यों इसमें काम में घुस रहे हैं, क्या उनकी मौजूदगी है? जो मैंने आपको पहले भी बताया कि FCI के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑलरेडी गोडाउन्स हैं जहाँ फूड जमा किया जाता है, ग्रेन्स जमा किए जाते हैं। लेकिन ग्रेन्स के साथ दिक्कत क्या है, वो गोडाउन से अक्सर अनाज सड़ जाता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उसको हम मॉडर्नाइज किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। यही कोशिश है कि उस पर अच्छे से काम करना, अलग अलग मंत्रालय लेवल पर आकर एक कोऑर्डिनेशन बैठाना, ढंग से उसकी मॉनिटरिंग करना। तो एक बड़े लेवल का काम है। तो मॉनिटरिंग के लिए हर स्टेट लेवल पे आपकी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी बनाई जाएगी, एक नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। अब देखो बात यह है, 3 से 4 मंत्रालय तक ये स्कीम्स फैले हुए हैं। तो इस काम को देखने के लिए आपको पहले मिनिस्ट्री लेवल पे इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। हर मंत्रालय अपने एक तरीके से काम करता है, तो मंत्रालय के फंड्स, जो उनके प्लान ऑफ एक्शन है, सब कोऑर्डिनेट करना सबसे बड़ा काम है, जिसके अंदर किया जाएगा, ताकि हमारा जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 700 लाख मेट्रिक टन तक बढ़ पाए। हमारा जो ऑलरेडी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको डबल करना। अब दिक्कत ये, ऐसे जो गोडाउन्स है ना, मॉडर्न गोडाउन्स, ये हर जगह नहीं है, तो इसको नेशनल लेवल पे लेकर आना, इसका एक पूरा नेटवर्क खड़ा करना, ये तभी हो पाएगा जब हम माइक्रो लेवल पे अपने विलेज पंचायत जो है, ग्राम पंचायत, वहाँ के थ्रू इसको बढ़ावा दें, और जो काम हमारा पैक्स अच्छे से कर पाएगा। तो इसके लिए पैक्स को पहले खुद स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जो हमारे पैक्स जो ग्राम पंचायत लेवल पे हैं, उनके पास इतनी फंडिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ, हायरिंग कर पाएँ, तब जाकर हम इसको बेहतर लेवल पे ऑपरेट कर पाएंगे। ये भी ध्यान रखना होगा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है वो सस्टेनेबल हो, बेहतर तरीके से काम कर पाए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा अगर ये होता है? तो सबसे पहली बात ये होगी, हमारे साथ सबसे बड़ा लॉस क्या है? पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस। अब पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस क्या होता है? देखिए, भारत में क्या है ना कि जब किसान कोई चीज़ कोई पैदावार करता है, तो पैदावार के बाद लॉस बहुत होता है। क्या लॉस होता है भाई? यानी मान लो एक किसान कुछ ग्रो कर रहा है, किसी भी चीज़ की ना अगर भारत में पैदावार होती है तो उसका ऑलमोस्ट एक बड़ा जो प्रोसीजर है, मान लो आपने अनाज उगाया, फसल कटी, उसकी हार्वेस्टिंग हुई, उसके बाद वो सही लेवल तक पहुंच पाए गोडाउन्स में, उसको प्रिजर्व किया जा सके, इसको लेके बहुत सी समस्याएं हैं। और इंडिया में कहा यह जाता है कि ऑलमोस्ट इंडिया का $14 बिलियन का जो क्रॉप का प्रोड्यूस है, जो हम अनाज या हम खेती करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसका लॉस हो जाता है हर साल पोस्ट हार्वेस्ट, क्योंकि हम उसको जमा नहीं कर पाते, उसको चूहे खा गए या वो ख़राब हो गया। तो फसलों की हार्वेस्टिंग के बाद की चीज़ें जो हैं वो बहुत बुरी लेवल पर है, इसलिए उसको पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे सही करना बहुत ज़रूरी है। जो हम यहाँ फोकस कर रहे हैं एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के थ्रू, और ख़ासतौर पे पैक्स का इस्तेमाल करते हुए करना हम चाहते हैं, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन का लॉस है, स्टोरेज का लॉस है, वो ना हो, ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी भी स्टैब्लिश हो पाए। ऑलरेडी हमारा जो एक फूड सप्लाई का चेन है जो काम करता है, बहुत एफिशिएंट नहीं है लेकिन है ज़मीन पे, तो उसी को हम लेवरेज करना चाहते हैं। हमारे पैक्स का बड़ा नेटवर्क है, उसका इस्तेमाल करके जो गांव के लेवल पे, ग्राम पंचायत के लेवल पे जो फार्म प्रोड्यूस है उसको, और जो कंज्यूमर की डिमांड है, दोनों को मैच कराकर एक बेहतर फूड सप्लाई चेन हम खड़ी करना चाहते हैं। इसका फ़ायदा किसानों को भी होगा, तो वो अपनी फसल को सही मार्केट कंडीशन में बेच पाएंगे। अगर ग्लोबल कोई डिस्ट्रेस आता है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, किसानों के पास कैपेसिटी होगी कि वो अपने जो अनाज है उसको ढंग से स्टोर कर पाएँ। तो जब उनकी फसल की अच्छी कीमत मिल रही होगी तब वो गोडाउन से फसल को निकाल के दोबारा बेच सकते हैं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हमारे पास बेहतर कोल्ड चेन हो या हमारे पास बेहतर स्टोरेज कैपेसिटी हो। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये पुश किया जा रहा है, जहाँ हम एक बेहतर फूड सप्लाई मैनेजमेंट चेन बनाना चाहते हैं, जहाँ हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस किसानों के पास ना हो, बेहतर कैपेसिटी हो, बेहतर स्टोरेज हो। लेकिन अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि भारत आइडियली तो हमारे पास ऑलरेडी PDS की दुकानें हैं, FCI के गोडाउन्स हैं, हम पैक्स ऑलरेडी काम जगह जगह पर है हर ग्राम पंचायत में, तो बहुत ईजी होता है इसको करना। लेकिन दिक्कत यह है कि जो पैक्स है वो काम ही नहीं करते ढंग से। अराउंड 1 लाख पैक्स में से जो 63,000 पैक्स हैं वो ऑपरेशनल, उसमें से 63,000 ऑपरेशनल है। ऑलमोस्ट आपके 47% जो आपके 47,000 जो आपका पैक्स है वो काम ही नहीं करता ठीक से ग्राम पंचायत लेवल पे। और वो कहाँ काम नहीं करेगा? नॉर्दर्न स्टेट्स में, जहाँ रिक्वायरमेंट है इनके काम करने की। ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जो मंत्रालय हैं, इनके अलग अलग काम करने के तरीके हैं, इनके बीच में कई जगह पर ओवरलैपिंग है, कई जगह पे स्कीम्स किसी और मंत्रालय के अंदर है, तो वो
इसी वजह से कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमने गोडाउंस बना लिए लेकिन वहाँ पर चूहे लग जाते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं बना हुआ, हमने अभी तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। मान लो आप ग्रेट ग्रैनरी की जब बात करते हो ना, तो हड़प्पा के टाइम में भी ग्रीनरीज इंडिया में हुआ करती थी। जो हमारा अर्बन कल्चर सैकड़ों हज़ारों साल पहले जो था, वहाँ भी हम स्टोरेज अच्छा खासा कर लिया करते थे, लेकिन हमारा आज के टाइम में गोडाउन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ अनाज सड़ जाता है। स्किल डेवलपमेंट नहीं है, जो लोकल लेवल पे किसान हैं आपके पास, उनके पास भी स्किल्स नहीं है, इसको कैसे पुश किया जाए उसके बारे में जानकारी नहीं है। गवर्नेंस इशू है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किस तरह काम करेगी। ऑलरेडी जो इंडिया में अभी जो फूड जो सिक्योरिटी है उसमें स्टोरेज का काम FPOs देखते हैं, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब FPOs जो है वो पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग का काम देखते हैं। अब उनकी लड़ाई सीधा सीधा आ जाएगी आपके एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव से कि भाई ये तो काम हमारा है, अब इसमें इनका काम क्यों आ रहा है। तो इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आए। अब FPOs क्या होते हैं? अब FPOs जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत बनाए गए थे कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत एक स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम होता है, SFAC के तहत आपके FPOs होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम होता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं और जो उनको सुविधाएं उसमें चाहिए, किसानों को कल्टीवेशन को लेकर टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, प्रोसेसिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, इसका ध्यान रखने के लिए FPO ऑपरेट करता है। लेकिन यहाँ हम पैक्स को इंक्लूड कर रहे हैं, तो FPO वर्सेस पैक्स की कहानी जो है वो खड़ी हो सकती है। इसको रिजॉल्व करना भी बहुत रेलेवेंट है। तो इसलिए ये, और जो हमारा एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स हैं और कोऑपरेटिव जो हमारा है वो अभी तक ढंग से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हमारे FPOs जो हैं जो ऑलरेडी ये काम देखते हैं मार्केटिंग का, इन चीज़ों का, वो भी ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रोफेशनलिज्म नहीं है और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्लियर नहीं है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। अभी ऑलरेडी आपके पास एक नेटवर्क है लेकिन जो बहुत ही इल इक्विप्ड नेटवर्क है, यानी वहाँ पर आपके पास मेंटेनेंस की बहुत बड़ी दिक्कत है। आपने गोडाउन खोल लिया, वहाँ अनाज सड़ रहा है, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम आपने खड़ा कर दिया, वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहा, इरिगेशन सिस्टम है पर वो ऑपरेशनल नहीं है, तो मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा इशू है। प्लस हमारे पास जो ऑलरेडी हमारा जो स्ट्रक्चर रन कर रहा है, FPOs की हम बात कर लें या हम पैक्स की बात कर लें या ऑलरेडी जो हमारा FCI के गोडाउंस हैं, ये सभी फाइनेंशियली वायबल नहीं है क्योंकि खुद का इनका स्ट्रक्चर ठीक से काम नहीं कर पाता, प्रॉफिटेबल नहीं होता कोई। तो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले इनको हम इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इनके ऊपर कर रहे हैं वो वायबल हो, इनको ठीक से इनका फाइनेंशियल हेल्प सुधारा जाए। और जो ब्यूरोक्रेटिक कैप्चर है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा, लोगों के बीच में भी विश्वास कम रहता है इन चीज़ों को लेकर। प्लस जिस लेवल पे ऑपरेशनलाइज हो सकती हैं चीज़ें, वो तभी हो पाएंगी जब हम करप्शन हटाएं और इसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, टैगिंग करते हुए, उसका अच्छे से हम जो मेंटेनेंस उसका ध्यान रखें और बेहतर तरीके से इसको ऑपरेशनलाइज कर पाएँ, तभी जाकर ये चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती है। और यही कोशिश है अब कि हम इसको ठीक से अंजाम तक पहुँचाएँ। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या लगता है आपको, क्या होगा? इसका वे फॉरवर्ड ये कि सबसे पहले आपने जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि पैक्स, उसको आप स्ट्रॉन्ग करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को बढ़ाएं, प्रोसेसिंग को बेहतर करें, प्लानिंग माइक्रो लेवल पे करें और स्टोरेज की रिक्वायरमेंट जिस जगह की जैसी है, जहाँ पे जो समस्याएं आती है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं बर्फ़ है, तो हर राज्य के हिसाब से आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी है वैसी ग्रो करें। कहाँ पर कौन सी तरीके बेहतर है, कहीं जगह मॉइस्चर की समस्या होती है, अनाज ख़राब हो जाती है, मॉइस्चर का ध्यान रखा जाए। कई जगह पर आपका जो रूरल इलाका है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, उसमें आपकी फसलें ख़राब हो जाती हैं, तो उसका ध्यान रखा जाए। हर एक प्लान से आप काम नहीं कर सकते, आपको माइक्रो लेवल पे असेसमेंट करनी पड़ेगी। पैक्स को आपको ऑपरेशनल बनाना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बेहतर तरीके से इसको ऑपरेशनलाइज कर पाएंगे। अब प्राइवेट सेक्टर जो मैंने बोला आप ऐड कर दो, कैसे ऐड कर दो उनको, तो PPP मॉडल आप फॉलो कर सकते हैं ताकि जहाँ जो आपके FPOs हैं इन सब के साथ आप बेहतर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इसको यूज़ कर पाएँ। अब जैसे स्टोरेज की बात हमने की, तो हर्मेटिक स्टोरेज की बात की जाती है कि एयर टाइट स्टोरेज टेक्नोलॉजी, जिसके तहत जो नमी है वो ख़त्म हो जाए ताकि आपकी फसलें जो है वो ख़राब ना हो और आप जो गैस एक्सचेंज है या लीकेजेस हैं, इन तरह की चीज़ों से मुक्त हो पाएँ और आपका फूड जो है वो समय तक, ग्रेन्स जो है वो स्टोर रह सकें और लोगों तक पहुंच सके। तो ये ग्लोबल कमिटमेंट इंडिया तभी पूरी कर पाएगा जब इन सब के ऊपर ढंग से काम करे। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है भाई क्या स्टोरेज प्लान है, क्या क्या इसके लेवल पे काम हो रहे हैं, कौन कौन से मंत्रालय इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी स्कीम्स इसमें काम को एक
उनका कन्वर्जेंस किया जा रहा है, समझना ज़रूरी था, जो हमने डिस्कस यहाँ पे किया। अब आगे बढ़ते हैं और अगले आर्टिकल की ओर आते हैं, जहाँ हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ पेस्टिसाइड्स के बारे में, जो अगेन पेपर 3 के एग्रीकल्चर के लिए बहुत रेलिवेंट्स की एक कदम है। अब मामला क्या है पेस्टिसाइड्स का? पेस्टिसाइड्स का मामला ये कि भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इन्होंने 24 पेस्टिसाइड को यूज़ करना जारी रखने की बात की है। अब क्या है कि कई सारे पेस्टिसाइड का इंडिया में रिव्यू किया गया, क्या ये कितने हानिकारक है, क्या इनको अलाउ करना चाहिए, नहीं अलाउ करना चाहिए। जैसे 3 इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड हैं, डिकोफॉल, डिनोकैप और मिथोमाइल, इनको इंडिया में बैन किया गया है। तो 27 जो पेस्टिसाइड थी इनकी स्टडी की गई और 24 पेस्टिसाइड को यूज़ करने का निर्णय सुनाया गया। जिन 3 को बैन कर दिया गया वो है डिकोफेल, डिनोकैप और मिथोमाइल। और देखा गया ये इसका बहुत ज़्यादा जो दुष्प्रभाव हो रहा है हमारी हेल्थ पे हो रहा है, एनवायरनमेंट पे हो रहा है, इसलिए इसे बंद किया गया। बाकी 24 को जारी किया गया। अब इसको लेकर जो किसान हैं वो खुश हैं कि भाई चलो अगर इससे होगा तो हमें फ़ायदा होगा। पर क्या फ़ायदा होगा, क्या विवाद है, ये समझते हैं। और क्यों पेस्टिसाइड के बारे में हम जानते हैं कितनी दिक्कतें हो रही है हेल्थ पर और सब पे असर होता है, तो हम क्यों इसको अलाउ करते हैं। तो देखिए, पहली बात, पेस्टिसाइड होती क्या है? पेस्ट क्या चीज़ है? पेस्ट मतलब जो क्रॉप पे खड़े होते हैं, कीड़े लग गए या फसल ख़राब करने के लिए जो फंजी अटैक हो गया, इंसेक्ट्स आ गए, ये सब फसलों को ख़राब करते हैं। तो इसे रोकने के लिए जब फसल ग्रो हो रही होती है तो किसान छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड्स का खेतों पर, यानी खेतों में जो आपकी क्रॉप है उसके ऊपर, ताकि जो पेस्ट है वो मर जाए और उनकी क्रॉप ख़राब ना हो। ऑलरेडी इंडिया का जो क्लाइमेट है वहाँ पर पेस्टिसाइड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, खासतौर पे फलों की अगर हम बात करें और हम सब्जियों की बात करें, वहाँ पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है फसलों को बचाने के लिए। इंडिया में हालांकि 61,000 टन तक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता था, जो अभी ग्लोबली देखा जाए ब्राज़ील, अमेरिका, चाइना, अर्जेंटीना से बहुत कम है। और इंडिया में जो अभी 293 रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड्स हैं जो खेतों में इस्तेमाल होते हैं, उनमें से 104 जो है भारत में ही बनते हैं। और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल सिर्फ भारत में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत मात्रा में होता है। इंडिया दुनिया का 4था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेस्टिसाइड्स का, और अभी 197 बिलियन रुपीज़ का ये मार्केट है, जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान, चाइना और ब्राज़ील तक में पेस्टिसाइड को एक्सपोर्ट करता है। तो फसलों को बचाना और डायरेक्टली भी हम एक्सपोर्ट करके पैसे कमाते हैं इससे। तो जिसमें कई सारे एग्री केमिकल्स हैं, जैसे मैनकोजैब हो गया, एसिफेट हो गया, गैपरमेथ्रिन हो गया, प्रोफेनॉस हो गया, इसका एक्सपोर्ट इंडिया करता है। ये एक्सपोर्टेशन इंडिया के लिए क्या कमाता है? डॉलर्स कमाएगा एक्सपोर्ट हो के। लेकिन इंपॉर्टेंटली जो पेस्टिसाइड का मार्केट है जिसे हम पेस्टिसाइड एक्सपोर्ट करते हैं, उससे बड़ा रोल ये निभाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहाँ भारत के राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने के मामले में। फिर पंजाब और यूपी आता है, जो यूपी और पंजाब जो पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स को बढ़ाने। मान लो अंगूर की अगर खपत है, अंगूर अगर ग्रो करते हैं तो वहाँ बहुत मात्रा में पेस्टिसाइड लगता है ताकि उसको पेस्ट ना हो, आपका जो पैदावार है, यील्ड है, वो बेहतर हो, ताकि आपके क्रॉप का लॉसेस कम हो और बेहतर तरीके से आप किसान अपने क्रॉप्स को बचा पाएँ। वरना उनको फसलों पे इतने हमले होंगे उनकी फसल ऐसे ही ख़राब हो जाएगी। तो ऑलरेडी इंडिया की जो 1/3 1/3 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके ही ग्रो की जाती है ताकि उनको नुकसान ना हो। हम कहते हैं हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए, पर अगर आप किसी किसान से पूछो तो अगर वो ऑर्गेनिक की तरफ आते हैं तो अगर किसी खेत में 100 किलो अगर पैदावार होती है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करो तो वहाँ मुश्किल से 25 किलो पैदावार होगी। ये रियलिटी ये है इंडिया में, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके ही ऑलमोस्ट पैदावार बढ़ाई जाती है इंडिया में। और इसलिए जो डेटा वो ये कहता है कि अगर इंडिया में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना हो तो हमारा अगर हम फ्रूट की बात करें तो 75% हमारी क्रॉप का लॉस हो जाएगा। 54% हमारी जो वेजिटेबल का जो अगर हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उसमें 54% ख़त्म हो जाएगा। और 32% हमारी सीरियल्स, अनाज जो है उनका लॉस अगर हो जाएगा अगर हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। तो एक बड़ा रोल निभाते हैं। इससे भी बड़ा रोल ये है कि अगर ये ना हो तो इन क्रॉप्स का लॉस हो जाएगा, अगर ये हैं तो इसका प्रभाव प्रकृति पे गलत तरीके से होता है, हमारी हेल्थ पे होता है। लेकिन फिर भी इनके कुछ बहुत बड़े फ़ायदे हैं। पहली बात क्या है, वो हमने बोला है कि हम फार्मर की इनकम डबल करेंगे, अशोक दलवाई कमेटी की हमने बात करी, लेकिन वो तभी हो पाएगी ना जब उनकी क्रॉप्स सेफ रह पाएँ, ख़राब ना हो। तो इसको इंश्योर करने के लिए भाई उनके पास पहले ही उनकी क्रॉप्स अच्छी खासी सेहतमंद रहनी चाहिए, यील्ड जो है उनकी बढ़नी चाहिए। वो यील्ड तभी बढ़ेगी जब उनकी यील्ड जो उनकी क्रॉप है सेफ रहेगी, वो तभी हो पाएगी जब वो अच्छा पेस्टिसाइड यूज़ करें। इसी को ध्यान में रखते हुए इन 24 पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना लीगलाइज किया गया, उसको नहीं रोका गया ताकि किसानों कम से कम अपनी फसलों का
प्रोडक्शन बढ़ा सकें, क्रॉप की क्वालिटी बढ़ा सकें, यानी पेस्ट कम रहेंगे तो क्रॉप की क्वालिटी बढ़ेगी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि हम उन जो पेस्टिसाइड है उनकी लेबोरेटरी में चेक करते रहें कि उनकी मात्रा जो है कितनी होगी और वो सेफ तरीके से किसान उसका इस्तेमाल करें। और अगर लॉसेस कम होंगे तो किसान मार्केट से बेहतर इनकम भी ले पाएगा और हमारा जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। इंडिया ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट करता है टोटल ओवरऑल उसमें 14% एग्रीकल्चर का शेयर है। हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिडल ईस्ट में, यूरोप में बहुत होता है, लेकिन समस्या ये कि भारत के क्रॉप्स में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, इसलिए यूरोपियन EU मार्केट जो है वो अक्सर कहता है कि भाई भारत में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, हम सेब नहीं, हम आम नहीं इंपोर्ट करेंगे। हालांकि अक्सर उसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ टूल, लेकिन फिर भी जो इंडिया का एक बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है एग्रीकल्चर, 14% जो उसका रोल है, $52 बिलियन के आसपास इंडिया ने 2022-23 में एक्सपोर्ट किया था। इंडिया का टारगेट है $100 बिलियन का एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू करने का, और वो तभी हो पाएगा जब हम बेहतर पैदावार करेंगे, ताकि ऐसा भी ना हो कि हम सारा एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, हमारी खुद की खपत भी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में एक्सपोर्ट करने से पहले आपको बहुत सारा जो आपका डोमेस्टिक मार्केट है उसके कंजम्पशन के लिए चाहिए, वो तभी हो पाएगा जब आप बेहतर प्रोड्यूस करेंगे, और जिसके लिए बहुत ज़रूरी है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, तभी जाकर आपकी क्रॉप खड़ी हो सकती है। हम कह सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिक से कर लो, पर वो हो नहीं पाता। तो इंडिया की जो कोशिश है उसके लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़रूरी था, और इसीलिए एक्सपोर्ट के चैलेंज से लड़ने के लिए भी ये 24 पेस्टिसाइड का होना इम्पॉर्टेंट हो गया था। लेकिन समस्याएं क्या हैं? समस्याएं भी उतनी ही बड़ी हैं। एक, ह्यूमन हेल्थ को बहुत बड़ा रिस्क है। पेस्टिसाइड्स में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और जो केमिकल्स जो हम खाना खाते हैं उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है, उससे हमारी प्रोड्यूस पे बहुत बुरा असर पड़ता है उसका, हमारी हेल्थ पे, प्लस जो सॉइल है वहाँ तक पहुँच जाता है वो, और हम जो सांस लेते हैं हमारी सांसों में आ जाता है। और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है, इससे लिपिड मेटाबॉलिज्म, एंडोक्रोनिक डिजीज़, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव डालती हैं। सॉइल का डिग्रेडेशन ऐसा होता है कि अगर आपने आज अपनी खेत में 10 किलो पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया है तो अगले साल आपको या अगले क्रॉप साइकिल में आपको 20 किलो इस्तेमाल करना पड़ेगा। समय के साथ साथ आपको और ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एक तो जो पेस्ट होते हैं वो भी इम्यून हो जाते हैं इन दवाइयों से, तो उनको भी बार बार और रिक्वायरमेंट होती है किसानों को और ज़्यादा इस्तेमाल करो। तो इसीलिए पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इसके साथ दिक्कत ये कि खपत और बढ़ानी पड़ती है लगातार। जो सॉइल और वाटर है वो हमारा दूषित हो जाता है। खेतों के आसपास जो पानी की बॉडीज़ होती हैं उनमें केमिकल बह के जाता है, तो सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर दोनों कंटेमिनेट हो जाते हैं। जो हमारी ग्राउंड वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर पेस्टिसाइड की बहुत ज़्यादा मात्रा देखी गई है। 87% जो हमारे ग्राउंड वाटर है वहाँ पर पेस्टिसाइड पाया गया, और जो हमारी लिमिट है उससे ज़्यादा मात्रा में। इसलिए जो हमारा टारगेट नहीं भी है पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने का, वो उन तक पहुंच जा रहा है। और इसी वजह से जो केवल पेस्टिसाइड ही नहीं, जो बाकी चिड़ियां हैं, जो बाकी जानवर हैं, उन तक, जैसे वल्चर की संख्या क्यों घटी, या हम कुछ जो हम देख रहे हैं आसपास हमारे जो बर्ड्स हैं उनकी संख्या को घट रही है, हमारा इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी क्यों ख़राब हो रही है। भाई उनको हमने टारगेट करने में पेस्टिसाइड नहीं डाला, पर गाय खाती है, अलग अलग जानवर उन फसलों को खाते हैं तो उनसे उनकी मौत हो जा रही है। तो अनइंटेंडेड इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो रहा है, और इसीलिए जो हमारा रेगुलेशन है उसको जस्टिफाई करना, उसको सही करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक इंडिया में इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में आया था, जिससे कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से इस्तेमाल होना है इसको ध्यान में रखा जा सके। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे गैप्स हैं, उनको ठीक से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसीलिए यूनियन कैबिनेट ने पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 में लॉन्च किया था, ताकि ढंग से हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, किस तरह सही जुडिशियस यूज़ हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करें। जैसे अभी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रोन्स के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू, AI के थ्रू किसानों को ट्रेन किया जा सकता है, मात्रा रेगुलेट की जा सकती है, और एक प्रिसाइज इस्तेमाल पेस्टिसाइड का किया जा सकता है, किस लेवल तक ये किसानों तक पहुँचे। और ये तभी हो पाएगा जब हम बेहतर तरीके से उनको ट्रेन कर पाए। अब किसान को खुद जो नुकसान होता है क्रॉप्स का, कितना छिड़काव करना है, किस लेवल पे करना है, वो किसान नहीं जान सकते। अगर हम ड्रोन या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो हमें पता लग पाएगा किस मात्रा में पेस्टिसाइड सेफ है, क्या रिक्वायरमेंट है, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है, उसके इस्तेमाल से किस ज़मीन पे ज़रूरत है ज़्यादा, कौन सी क्रॉप में किस मात्रा में चाहिए, किसानों को एक्सपोजर से खुद जो नुकसान होते हैं उससे कैसे बचा जाए। इन सब का सॉल्यूशन है क्या? भाई हमने ड्रोन से छिड़काव कर दिया, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? किसानों के पास ड्रोन की क्षमता है? तो नहीं है। तो इसके लिए अगर आप एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ जो है, कोऑपरेटिव्स का इस्तेमाल करके इसको पुश करें तो बेहतर लेवल पे काम कर सकते हैं, और यही कोशिश अब गवर्नमेंट भी कर रही है। और इसके थ्रू हम अपना सेफ्टी एनहांसमेंट भी कर सकते हैं किसानों के लिए भी और लोगों के लिए भी। जो
और साइंटिफिक इवैल्यूएशन है वो करिए, किस लेवल तक हम डोजेज घटा सकते हैं, क्या तरीका है, और इंडिया के प्रोडक्ट कैसे बेहतर सेफ बनाए जा सकते हैं। रेगुलेटरी प्रोसेस को अगर वो फॉलो करें तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे, बाकी देश भी इनसे खरीदना चाहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अधिकार होना चाहिए किस लेवल पे कहाँ पेस्टिसाइड का खपत ज़्यादा हो रही है, क्या अल्टरनेटिव है इसका पता हो, जहाँ पर हमारे पास ग्रीन अल्टरनेटिव्स हो, जहाँ हम ऑर्गेनिक को पुश कर पाएँ। फॉर एग्जांपल सिक्किम कम्प्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट है, तो सिक्किम ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, उसका क्या फॉलोअप हो सकता है कि और राज्य उसको फॉलो कर सकते हैं। कैसे हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, प्रधानमंत्री संपदा योजना है, इन सभी का इस्तेमाल करते हुए स्कीम का कैसे हम ऑर्गेनिक को पुश कर सकते हैं पूरे नेशनल लेवल पर। नहीं, श्रीलंका ने एक बार में पूरे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी, पूरा क्रॉप का प्रोडक्शन ही ठप हो गया। तो अचानक से ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन जो अलग अलग राज्य हैं वो देख सकते हैं किन किन इलाकों में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पुश कर सकते हैं ताकि बेहतर रिजल्ट आ पाए। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम पेस्टिसाइड कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गई इसकी बात। अब आते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ जो बात करता है ग्रीन इलेक्शंस की। कैसे भारत के इलेक्शंस को ग्रीन बनाया जा सकते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन डिग्रेडेशन कंजर्वेशन के ऊपर बात यहाँ पे की जा रही है। क्या कहानी है पहले ये जानते हैं। अब एक चीज़ पहले समझिए कि भाई ग्रीन इलेक्शन होते क्या हैं। आमतौर पे इलेक्शन की बात जब करते हैं वोटिंग की बात होती है, कैंपेनिंग की बात होती है, इसमें ग्रीन एस्पेक्ट क्या है। अब सोचिए इंडिया में हर 5 साल पे एक नेशनल लेवल पे इलेक्शन होता है, स्टेट लेवल पे इलेक्शन होता है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो कितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, कितना ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है, कितना ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बढ़ता है। तो समय के साथ ज़रूरी है कि हम ग्रीन सब कुछ कर रहे हैं तो हम इलेक्शंस को भी ग्रीन करें। और इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने भी कंसर्न रेज किया है कि लगातार जब भी इलेक्शन होते हैं, जैसे इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, अब किस लेवल पे पेपर का इस्तेमाल होगा, जो होर्डिंग्स और बोर्ड्स लगेंगे, फ्लैक्स बोर्ड लगेंगे, कितना पॉल्यूशन वो फैलाएंगे, जो पोस्टर्स लगते हैं, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी श्रीलंका और एस्टोनिया जो है एग्जाम्पल है दुनिया भर के जहाँ पर एनवायरमेंटली कॉन्शियस इलेक्शंस होते हैं। तो 2024 में इलेक्शन को हम जब इलेक्शन आएगा तो हम इन एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हुए अपने इलेक्शंस को ग्रीन इलेक्शंस बना सकते हैं, जहाँ पर सिविक पार्टिसिपेशन तो होगा, लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन बिना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाए कैसे हम इसको सस्टेनेबली कर सकते हैं। अब देखिए मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट क्या है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। अमेरिका में कहा जा रहा है कि जो कैंपेन फ्लाइट्स होती थी वहाँ के इलेक्शन के जो लीडर्स इलेक्शन लड़ते थे, 500 अमेरिकन के बराबर वो एक साल में जो करेगा वो उन्होंने एक बार में कर दिया था। एक व्यक्ति ऐसा करता है। तो जो नॉर्मली जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है एडवर्टीजमेंट का, मटेरियल्स का, रियलिस का, या बहुत ज़्यादा स्पीकर्स, पीवीसी मटेरियल, प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, बहुत इंसानों के हेल्थ पे भी और एनवायरनमेंट पे भी इसको दुष्प्रभाव होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हम चेंज करें। जैसे बैलेट पेपर से हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर आए तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा ग्रीन है, पेपर का रिक्वायरमेंट कम हो गया, तो उसमें बहुत सा जो वेस्ट जनरेशन है वो ख़त्म हो गया, इको फ्रेंडली प्रैक्टिस हो गई वो। लेकिन फिर भी एक लिमिट है इसमें लिमिट क्या है कि पहली बात हमें चाहिए कि हम इंसान जो है वो वोटर जो है वहाँ होना चाहिए, उसकी मूवमेंट तो होगी ही होगी। अगर वो वहाँ नहीं गया तो हम उसको मान नहीं सकते। तो इसको लेकर कई सारे चैलेंजेस हैं। पहला, कितनी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर पाएँ, उसका खर्चा कितना है, प्लस फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए इंसान का पोलिंग स्टेशन पर। लोगों को डर लगता है कि भाई अगर हम वहाँ नहीं गए, हमने सिस्टम फॉलो नहीं किया तो हो सकता है हमारा वोट चोरी हो जाए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आप सिस्टम डेवलप करें जो ज़्यादा ग्रीन हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो कैंपेनिंग है उसमें आप कंट्रोल करें चीज़ों पर। कहा यह जाता है कि अगर हम ना सिंपली जो वोटिंग सिस्टम उसको कम्प्लीटली डिजिटल कर दें तो हमारा 40% तक कार्बन फुटप्रिंट घट जाएगा। मान लो जितने लोग पोलिंग बूथ तक जाते हैं वो ना जाएं, घर से वोट कर दें, डिजिटली हमको सिस्टम ले आएँ तो बहुत कार्बन फुटप्रिंट घट जाएगा। लेकिन क्या ये जस्टिफाइड होगा? क्या इसमें हैकिंग का चांस नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। इसलिए ये होना अभी संभव नहीं है। तो अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम बाकी एरियाज पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसे केरला ने किया, श्रीलंका से हम कुछ सीख ले सकते हैं। केरला ने क्या किया भाई, उन्होंने कहा था कि जब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी सिंगल यूज़ प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल ना करें, फ्लेक्स बोर्ड का इस्तेमाल ना करें, उल्टा जो दीवार में ग्रेफिटी है आप ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा ये बेहतर विकल्प है कंपेयर टू प्लास्टिक के बोर्ड्स के मुकाबले। तो एक अच्छा तरीका है ये। जो
जो गोवा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसने बोला था कि जितने भी वहाँ इलेक्शन हुए थे 2022 में, वहाँ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाएगा, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो कैंपेनिंग होती है उसमें भी आप बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का ही इस्तेमाल करें। श्रीलंका ने इलेक्शंस में बोला था 2019 में कि दुनिया का पहला कार्बन सेंसिटिव जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली उन्होंने इलेक्शन करवाया था कि व्हीकल जो चलेंगी, इलेक्शन की कैंपेनिंग होंगी, इसमें कार्बन इमिशन को मेजर किया गया और ये बोला गया कि एक व्यक्ति अगर कोई पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, जितना वो इमिशन पैदा करेगी उसको ऑफशूट करने के लिए उसके बदले में उतनी मात्रा में वो पेड़ लगाएंगे ताकि एक बैलेंस प्रकृति में बना रहे। तो इससे लोगों के बीच में अवेयरनेस भी आई और पॉलिटिकल पार्टीज भी उस मात्रा में फिर पेड़ लगाकर उसको बैलेंस करने की कोशिश करने लग गए, ऑफसेट करने की कोशिश करने लग गए। तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। जैसे एस्टोनिया ने क्या डिजिटल वोटिंग की बात कर ली, ज़्यादा बेहतर इको फ्रेंडली मेजर्स इस्तेमाल करने लग गए डिजिटल वोटिंग के लिए। लेकिन भारत में अभी ये संभव नहीं है। भारत एक बड़ा देश है, लेकिन एटलीस्ट जो कैंपेनिंग लेवल है, जो वहाँ पॉल्यूशन फैलता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं श्रीलंका से सीख लेते हुए। हम सभी स्टेक होल्डर्स को, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट, वोटर, मीडिया, सिविल सोसाइटी साथ मिलकर अगर आएँ और एक लेवल पे डिस्कशन हो जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज लीड लें कि कैसे वो अपने जो उनका सिस्टम है कैंपेनिंग उसको और ज़्यादा ग्रीन कर सकते हैं, क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं, तो हम बेहतर लेवल तक पहुंच सकते हैं। और आखिर में जब ये डिस्कोर्स हो जाए तो लास्ट में हम जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वहाँ हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐड करें कि जो इलेक्शन कैंपेनिंग उसमें प्लास्टिक्स का इस्तेमाल नहीं होगा या डिजिटल उस पर फोकस ज़्यादा हो, बोर्डिंग्स या होर्डिंग्स के ऊपर हम एक लिमिट सेट करें, पेपर का जो एक्सेसिव यूजेज है, जो पूरी घरों पोस्टर्स और दीवारों पर चिपका देते हैं पेपर्स, उसका एक्सेस यूजेज कैसे घटाया जाए। अगर हम ये कर पाते हैं तो हम अपने इलेक्शंस को और ज़्यादा ग्रीन कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए। लॉजिस्टिक्स में जो खर्चा होता है वो कम हो सकता है। जो पेपर बेस है उसका अल्टरनेटिव क्या है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, लोकल आर्टिसंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है डिजिटल वोटिंग, ट्रांसपेरेंसी, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर सकता है और सिविल सोसाइटीज़ में एक बड़ा कैटलिस्ट का रोल निभा सकता है। वैसे डिजिटल वोटिंग की बात मैं कर तो रहा हूँ लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इस आर्टिकल में की गई है, उदाहरण ज़रूर है लेकिन मुश्किल है। मीडिया इसमें अहम रोल निभा सकता है कि कैसे जो इलेक्शन के मेथड हैं इसको हम इको फ्रेंडली बना पाएँ और एक इको सेंसिटिव प्रोसेस पूरा लेके आ पाएँ, तभी जाकर हम इसको और ग्रीन बना पाएंगे। तो ये आर्टिकल बात करता है कैसे हम ग्रीन इलेक्शंस की ओर जा सकते हैं। एग्जाम्पल आप श्रीलंका, एस्टोनिया, केरला, गोवा का ले सकते हैं और इन एग्जाम्पल के साथ आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।